नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। क्या ईडी राजनीतिक मोहरा बन रहा है? क्या ईडी को आर्थिक अपराधों की जांच, कालाधन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने की याद राज्यों में चुनावी साल में ही आती है, या ये महज एक सहयोग है? इस इत्तेफाक के पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है? ईडी पर उठते सवाल निराधार हैं या बिना आग के धुआं नहीं उठता वाली कहावत सिद्ध हो रही है? आज के मुद्दे में हम ईडी पर विस्तार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी की पिछली कार्रवाइयां चुनाव से ठीक पहले क्यों होती आई है, इस पैटर्न के पीछे क्या कारण है। शुरू करते हैं आज के मुद्दे की गहन पड़ताल। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल 2026 में ईडी ने 5 साल पुराने केस को लेकर छापेमारी की। आखिर चुनाव से 3 माह पहले ही क्यों? क्या ये महज संयोग है कि फाइल अभी ही खुली, या विवेचना में इतना समय वास्तव में लग गया, या सोचा समझा कदम है? कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई कोयला तस्करी और हवाला नेटवर्क से जुड़ी दिख रही है। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को केस दर्ज किया था। ईडी ने 28 नवंबर 2020 से जांच शुरू की, लेकिन बड़ी कार्रवाई चुनावी साल 2026 में हुई। हालिया रेड में ईडी ने आईपैक हेड प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट रेजिडेंस पर सर्च किया, जहां कोल स्मगलिंग सिंडिकेट से लिंक मिले। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी के चुनाव से ठीक पहले ईडी ने फाइलें खोली। आखिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सियासी तौर पर विपक्ष से लेकर पहले भी सवाल लगातार उठाता रहा है। अब आपको ईडी की टाइमलाइन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कब कब किस राज्य में चुनाव से ठीक पहले ईडी ने छापेमारी तेज कर दी। दिल्ली में 2022 के शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई और ईडी की जांच फरवरी 2023 से शुरू हुई। मार्च 24 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। फरवरी 25 में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। चुनाव में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। महाराष्ट्र में 2021 के केस में 3 साल बाद चुनाव से 6 दिन पहले 14 नवंबर 24 को ईडी ने 23 जगहों पर रेड की, जहां व्यापारी सिराज अहमद से जुड़े 125 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का चुनावी फंडिंग से जोड़ता हुआ मामला आया। 14 नवंबर 2024 को ईडी ने 23 जगहों पर रेड की, जहां व्यापारी सिराज अहमद से जुड़े 125 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग को चुनावी फंडिंग से जोड़ा गया। 20 नवंबर 2024 के चुनाव में बीजेपी जीती। झारखंड में 2023 के लैंड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगस्त 2023 में ईडी ने एफआईआर दर्ज की। दिसंबर में पूछताछ। जनवरी 24 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। सोरेन को पद छोड़ना पड़ा, लेकिन नवंबर 24 चुनाव में उनकी पार्टी जीती। अब 26 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में चुनाव है, जहां ईडी की कार्रवाई फिर सुर्खियां बटोर रही है। ईडी का दावा है कि ये रेड राजनीतिक नहीं, बल्कि कोल स्मगलिंग जैसे पुराने केस से जुड़ी है। लेकिन पैटर्न सवाल खड़े करता है। ये पैटर्न कोई नई बात नहीं। ईडी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार करती आई है। विपक्ष सवाल उठाए, ममता बनर्जी समर्थकों में सहानुभूति की लहर चलाए, खुद को विक्टिम बताए, ये सब सियासी चाल है। लेकिन सरकारी जांच एजेंसी पर सवाल उठना कोई पहला मौका नहीं। जिसकी भी सरकार रही, विपक्ष ने हमेशा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एनडीए सरकार और ईडी कैसे अछूते रह सकते हैं? हालिया पश्चिम बंगाल केस में ईडी ने कहा जांच को राज्य सरकार ने बाधित किया। हवाला से 2742 करोड़ के फंड्स गोवा तक ट्रेस किए गए। ऐसे में अगर सवाल उठते तो बिना आधार के नहीं। एजेंसी को अपनी हर कार्रवाई से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कहीं राजनीति का हथियार तो वो नहीं बन रही। भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग परंपरा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां और चुनाव आयोग तक आरोपों को घेरे में आ गए हैं। सभी एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए कि अनजाने में सियासी हाथों का औजार ना बन जाए। तो दोस्तों, आज के मुद्दे में हमने ईडी की कार्रवाइयों के पैटर्न पर बात की। क्या ये संयोग है या सोची समझी रणनीति? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगले मुद्दे तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।